हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम फ्लिक्स में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बिकॉज स्वस्थ के साथ साथ मस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर कोरोना जैसे सिचुएशन को हराना है तो मस्त होना ज़रूरी है। मस्त इन द सेंस बी पॉजिटिव, डोंट थिंक टू मच अबाउट ऑल एंड बी पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी इन योर सोसाइटी, इन योर सराउंडिंग्स। डोंट स्प्रेड निगेटिविटी, बिकॉज आधे लोग तो निगेटिविटी से मर जाते हैं इस दुनिया में। तो बी पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल क्राइसिस इन महाराष्ट्र। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारी कंट्री में, और वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। तो पॉलिटिकल क्राइसिस एक महाराष्ट्र में इमर्ज हुई है, उसका रीज़न भी कोरोना वायरस ही है। आपको पता है कि कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भी महाराष्ट्र में ही हो रहा है, लेकिन हम आज उस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो पॉलिटिकल क्राइसिस हो रहा है महाराष्ट्र में उसके ऊपर डिबेट या फिर बात करेंगे। तो हुआ यूँ कि अच्छा, आपको इन सब चीज़ों को बताने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं अविनाश सिंह हूँ, और मेरा नाम आपको हमेशा सुनने को मिलेगा आज के बाद, बिकॉज मैं आज से आपको यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और बाकी छोटे एसएससी वगैरह जो ऐसे एग्ज़ाम्स की जो छोटी छोटी बातें करंट अफेयर्स के रूप में आती हैं उनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो हो सकता है कि आपको मेरी आवाज़ सुनने को मिलती रहे, उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ में अपने जो भी लेक्चर है उसको स्टार्ट करता हूँ। तो पहले मैं बता देता हूँ कि स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के बारे में थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि कैपिटल यहाँ की मुंबई है, जो कि हमारी एक फाइनेंशियल कैपिटल भी है इंडिया की। और यहाँ पे कोरोना का सबसे ज़्यादा केसेस पाया गया है, जो कि बहुत दुख भरी बात है और बहुत सैडेंड सिनारियो है हमारे लिए, बिकॉज जो महाराष्ट्र है वो हमारे देश की जान है। फाइनेंशियल कैपिटल ऐसे ही नहीं कहा जाता इसको। बहरहाल उस चीज़ को छोड़ते हुए कैपिटल इसकी मुंबई है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है। एक सी कोस्ट है यहाँ पे, बिल्कुल सी कोस्ट के पास ही है जुहू बीच, बाकी बहुत सारी बीचेज़ हैं, आपको पता ही है, मूवीज़ देखते ही होंगे आप। यहाँ के गवर्नर साहब हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। ये पहले बीजेपी में थे, और ये एक बहुत बड़े नेता थे। उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश के थे शायद। तो वहाँ के एक लीडर हैं, उनको अपॉइंट किया गया है एज ए गवर्नर फॉर महाराष्ट्र। और चीफ मिनिस्टर यहाँ के हैं उद्धव ठाकरे जी। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे 36 है। तो ये एक बेसिक सी नॉलेज है जो कि आपको महाराष्ट्र के बारे में होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड समझा देता हूँ मैं आपको कि एक्चुअली सिचुएशन अराइज क्या हुई थी और क्या इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 2019 में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए थे। नवंबर 2019 के आसपास इलेक्शन हुए थे, और उसी के इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद पता चला कि किसी भी पार्टी की मेजॉरिटी सीट नहीं आई है। तो शिवसेना और बीजेपी का पहले अलायंस चल रहा था, बट वो हो नहीं पाया था। और शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर एक अलायंस बना के एक सरकार क्रिएट किया था, जिसके लीडर चुने गए थे हमारे उद्धव ठाकरे जी, और उनको बाद में चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया गया, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट किया गया। तो ऐसा सिचुएशन हुआ। बट आपको ये भी शायद नॉलेज हो कि उद्धव ठाकरे जी ने खुद से इलेक्शन नहीं फाइट किया था, वो सिर्फ अपने पार्टी के लिए कैंपेन करते थे, उन्होंने खुद से इलेक्शन फाइट नहीं किया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविज़न है जिसके बेसिस पे ये ऐसा पॉसिबल है कि जो बंदा, अगर कोई भी पर्सन, कोई भी इंडियन सिटीजन, अगर वो उसने इलेक्शन फाइट नहीं भी किया है, तब भी वो 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो इसी प्रोविज़न को यूज करते हुए उद्धव ठाकरे जी को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया महाराष्ट्र का। बट जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो स्टेट के वहाँ पे एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वहाँ पे। बट दिक्कत की बात यह है कि अब 6 महीने पूरे होने वाले हैं, 28 मई के आसपास 6 महीने पूरे होने वाले हैं उद्धव जी के अपॉइंटमेंट को। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एक लिबर्टी मिली थी 6 मंथ्स की, उनको उन्होंने यूज कर लिया है पूरी तरह से। तो आर्टिकल 164(4) का एक प्रोविज़न है जिसको मैं रीड आउट करने जा रहा हूँ आपके लिए। उसमें ये क्लियरली लिखा गया है, ए मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months इज़ नॉट
a member of the legislature of the state shall at the expiration of that period cease to be a minister. Like अब 6 महीने पूरे हो गए उनके, तो अब वो उनको अपनी मिनिस्ट्री से इस्तीफ़ा देना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर वो 6 महीने से ज़्यादा अगर उनको रुकना है तो उनको दोबारा से एमएलसी या लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में अपॉइंटमेंट चाहिए ही चाहिए. बट दिक्कत ये आई है कि कोरोना की वजह से इलेक्शन कमीशन ने जो वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो इलेक्शन होनी थी उनको कैंसिल कर दिया है. आई थिंक 9 सीट्स पे इलेक्शन होनी थी, 9 सीट्स पे, बट उनको कैंसिल कर दिया है. तो इस वजह से अब इलेक्शन हो नहीं पाएगी और उनको कैंडिडेट इलेक्ट होना ही पड़ेगा कहीं से भी. ये पॉसिबल होता दिख नहीं रहा है. इस वजह से ये पॉलिटिकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है. तो आगे देखते हैं क्या है. तो ऐसे में एक गवर्नर के पास एक पावर भी होता है जिसको यूज करके वो सीधा डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकता है किसी भी कैंडिडेट को. नॉट किसी भी कैंडिडेट, मैं बताता हूँ आपको किन किन को. तो गवर्नर के पास कुछ पावर्स दिए गए हैं, आइए पढ़ते हैं उसके बारे में. देयर आर सम लेजिस्लेटिव पावर्स अवेलेबल टू द गवर्नर. वन एमंग दोज पावर्स is appointment of members into legislative assembly and legislative council. लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं. देखते हैं कैसे, क्या कितने मेंबर्स को और क्या क्राइटेरिया है उनका. गवर्नर कैन अपॉइंट 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट, सोशल सर्विस. इन 5 क्राइटेरियाज में से किसी भी एक क्राइटेरिया और एक से ज़्यादा क्राइटेरिया को कोई बिलोंग करता है तो उसको गवर्नर साहब हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, याद रखिए काउंसिल में, नॉट इन लेजिस्लेटिव असेंबली में, सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन क्राइटेरियाज को यूज करके 1/6 या फिर मैक्सिमम 12 मेंबर्स, 1/6 या 12 मेंबर्स, मार्क कर लीजिएगा इस चीज़ को बिकॉज ये क्वेश्चन बन सकता है. मैक्सिमम 12 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं हमारे गवर्नर साहब इन फील्ड्स में. तो कुछ पार्टीज़ ने ऑब्जेक्ट किया था कि क्योंकि उद्धव ठाकरे जी एक लीडर है तो वो इन क्राइटेरियाज में फॉल नहीं करते हैं. बट जो इसको रूल आउट करते हुए कुछ पार्टी ने ये क्लेम किया कि एक रूलिंग के रेफरेंस से ये बताया कि इलाहाबाद कोर्ट की एक रूलिंग है जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई भी लीडर एक्टिव पॉलिटिशियन है और वो अभी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिक्स में तो उसको सोशल सर्विस के अंडर लिया जा सकता है. तो इससे ये पॉइंट रूल आउट हो जाता है कि वो सोशल सर्विस के अंडर बिलोंग नहीं करते. तो आगे देखते हैं क्या है. और जैसा कि आपने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/6 या फिर 12 मेंबर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, वैसे ही गवर्नर साहब हमारे गवर्नर कैन ऑल्सो नॉमिनेट 1 मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. हाउ मच मेंबर? 1, नॉट मोर देन 1. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारे गवर्नर साहब एक मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ. एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी कंट्री में पहले ब्रिटिशर्स राज किया करते थे. तो आज़ादी के बाद कुछ ब्रिटिशर्स अपने कंट्री यानी कि ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटेन में नहीं जाके यहीं बस गए. तो उनको एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ में, लेजिस्लेटिव हाउसेज में एक प्रावधान किया गया, एक रिजर्वेशन टाइप बनाया गया ताकि वो अपनी एक रिप्रेजेंटेशन कर सके. उसी को सिक्योर करने के लिए ऐसा एक प्रावधान किया गया कि गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी. ऐसा प्रेसिडेंट भी करते हैं पार्लियामेंट में. तो आपको खैर वो अलग टॉपिक है तो उस पर नहीं जाते हम. तो आपको ये बताना है, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ छोटा सा, कि जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद हमारी जम्मू कश्मीर एक यूटी हो गई है. तो आपको ये बताना है कि कौन कौन से स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल आज की डेट में अवेलेबल है. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए. तो आपको ये बताना है. मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा. चलिए आगे बढ़ते हैं फिर इससे. तो अब दिक्कत ये आ रही है, जो हमारी मेन अपोजिशन पार्टी है महाराष्ट्र में जो कि बीजेपी है, उनका एक ऑब्जेक्शन है. तो एक बार पढ़ लेता हूँ मैं, उसके बाद समझाता हूँ. द मेन अपोजिशन पार्टी इन महाराष्ट्र विच इज़ बीजेपी has argued that Thakre's nomination to the Legislative Council would be in violation of the Representation of People Act.
अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या है ये मैं इसमें नहीं बताऊंगा, बस इतना बताता हूँ कि 1951 में ये एक्ट आया था और इसी को यूज़ किया जाता है हमारे सारे इलेक्शंस के मद्देनज़र, मतलब इसी को यूज़ किया जाता है। इसमें सारे एक तरह से रूल बुक मान सकते हैं आप कि रूल बुक है, इसमें क्या कैसे कैसे इलेक्शन होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कैंडिडेट्स के क्वालिफिकेशन क्या होंगे, उन सब के बारे में आरपीए में बताया गया अच्छे से। तो ये अब आरपीए में ऐसा क्या है जो बीजेपी अपोज कर रही है। आरपीए में लिखा गया है द आरपीए मैंडेट्स दैट ए वैकेंट सीट बी फिल्ड ओनली इफ द रिमाइंडर ऑफ द टर्म एक्सटेंड टू एटलीस्ट 1 ईयर। द टर्म ऑफ द सीट प्रोपोज्ड फॉर ठाकरे एंड्स इन जून। अब आरपीए में क्लियरली मेंशन्ड है कि जिस सीट के लिए इलेक्शन होगा उसका टर्म मैक्सिमम 1 ईयर के लिए खाली होना चाहिए। जो सीट ठाकरे जी के लिए प्रपोज करी जा रही है वो सिर्फ जून तक अवेलेबल है, जून के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। जून के बाद उसकी एक्सपायरी हो जाएगी, तो सिर्फ 1 मंथ के लिए इलेक्शन नहीं कंडक्ट किया जा सकता, ऐसा बीजेपी का कहना है। और वो बीजेपी रेफरेंस दे रही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, जो कि बीजेपी अपनी जगह पे भी सही है। तो एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस इमर्ज हो चुकी है महाराष्ट्र में, तो देखते हैं आगे। अच्छा, ये भी कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा भी हो सकता है कि उद्धव जी अभी 6 महीने के लिए अपॉइंट हो चुके हैं, 6 महीना जैसे ही ख़त्म हो उनको स्टेप डाउन करके दोबारा से इलेक्ट कर लिया जाए फिर से 6 महीने के लिए, और ऐसे ही चलता रहे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे भी लगता था ऐसा कि ऐसा हो सकता है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक रूलिंग दी थी, तो आइए एक बार पढ़ लेते हैं। In the famous case of senior Sri Chaudhary versus State of Punjab in 2001, the apex court ruled that if a person is appointed as a minister and if he cannot become a member of the house within the prescribed time period, which is 6 months, that person cannot be reappointed as a minister again till the completion of the term of the assembly. तो अगर वो 6 महीने के अंदर अपॉइंट नहीं होते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि वो दोबारा से स्टेप डाउन करके दोबारा से रीअपॉइंट हो जाए। ये पॉसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ने रूल आउट कर दी अपने रूलिंग के साथ। तो एक बहुत अच्छी और बहुत गंभीर पॉलिटिकल क्राइसिस है। अगर ऐसी सिचुएशन प्रिवेल करती रही तो उद्धव ठाकरे जी को अपने मुख्यमंत्री की सीट से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो हम आगे वेट करते हैं, क्योंकि जो हमारे गवर्नर साहब हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने हमारे अटॉर्नी जनरल से भी सलाह मांगी है। और आपको मैं एक छोटा सा होमवर्क और भी देता हूँ कि आपको बताना है कि हमारे करंट फ़िलहाल के जो अटॉर्नी जनरल हैं उनका नाम क्या है। बिकॉज अटॉर्नी जनरल एक हमारे जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के, तो उनका नाम जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है आरआरबी और एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में, तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए फिर आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं, और मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आप अवेयर रहिए और सेफ़ रहिए, बिकॉज अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया टू बी ए सेफ पर्सन। तो नेगेटिविटी ना फैलाएं सोसाइटी में, सिर्फ पॉजिटिविटी फैलाएं। ये ना बोलें कि इतने लोग मर गए, ये बोलें कि इतने लोग बचे हैं और इतने लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवर भी हो रहे हैं, दवाइयाँ बन रही हैं, केमिकल्स लाइक बहुत सारी कंट्रीज़ में रिसर्च चल रहा है। तो होपफुली सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पढ़ाई पे फोकस रखें और नॉलेज गेन करते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।